डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी, मैं आपके पास आता हूँ। आपके मध्य प्रदेश में लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान जो है बीजेपी का चेहरा बने हुए हैं। वो कहते हैं कि ओबीसी है, लेकिन ओबीसी की सरकार है ऐसा मध्य प्रदेश में पिछले 16, 17, 18 सालों में जब से बीजेपी की सरकार है ऐसा दिखा नहीं। उसकी क्या वजह मानते हैं? और जनता जो है बार बार अगर बीजेपी को वोट देती है, लोकसभा में बीजेपी को वोट देती है जनता, जबकि वहां दलितों का प्रतिशत भी बहुत है, ओबीसी का प्रतिशत बहुत है, बावजूद इसकी ये स्थिति क्यों बनती? क्या जो पिछड़े दलित नेता है वो समझाने में नाकामयाब है, या उत्तर प्रदेश बिहार की तरह वो भी जो है बीजेपी के साथ सत्ता की मलाई खाने में लगे हुए? मध्य प्रदेश में अभी हमारे देश में मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी है, डबल इंजन की सरकार है। और ये दोनों डबल इंजन जो है वो ओबीसी उसके नेता है। और मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, जो मध्य प्रदेश की सरकार है, उसके पहले बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, वो भी ओबीसी थे। उमा भारती थी, वो भी ओबीसी थी। लेकिन ओबीसी की जो 27% आबादी मध्य प्रदेश में है, उसे इतना आरक्षण मिलना चाहिए, उसके बजाय केवल 14% आरक्षण ही है। जब ये मामला उठा, ये कहा गया कि इतनी आबादी है, उनको आरक्षण दीजिए, तो उस मामले को न्यायालय में ले जाया गया। और भारतीय न्याय व्यवस्था कैसी है, न्याय व्यवस्था में कितने लोग हैं, वे कैसा सोचते हैं, उनके सोचने का पैटर्न क्या है, और उस पैटर्न से किसका फायदा होता है, न्याय में देरी मिलने पे किसको फायदा होता है, ये सारी बातें वो जानते ही। अब हम क्यों इस पर बात करें कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जितने माननीय जज हैं, उनमें एक ही जाति के कितने हैं, पता चलेगा कि 48% एक ही जाति के। तो उन्होंने वहां पर उसको रोक लगा रखी है, और जब भी कोई मामला उठता है तो सीधा कोर्ट में ले जाते हैं और कोर्ट में मामला उलझा दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों से जहां जहां बीजेपी सत्ता में आई है, बीजेपी ने बहुत चतुराई से इस तरह का प्रचार किया है कि हम केवल हिंदू और मुसलमान हैं, कोई ओबीसी नहीं है, कोई एससी नहीं है, कोई एसटी नहीं है, केवल हिंदू और मुसलमान हैं, या दूसरे धर्म के लोग हैं अगर हैं तो ये मानते हैं। और इस चतुराई से उन्होंने क्या किया कि आरक्षण को एक तरफ कर दिया, और चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये बात उनके फायदे में थी कि हिंदू मुसलमान कर दो। आप देखिए कि सारी की सारी पार्टियां, चाहे, मेरे यहाँ लाइट चली गई है, 1 मिनट के लिए मुझे क्षमा करें। ये लाइट लेकिन आ रहा है, आपका चेहरे पे लाइट है। जी। उन्होंने ये कर दिया है कि सारी की सारी पार्टियां जो अम्बेडकर के नाम पर अपनी राजनीति करती है, उन्हें कोई मौका देना नहीं चाहते, और हिंदू ध्रुवीकरण किया जा रहा है। और एक, अगर आप व्यापक अर्थों में देखेंगे तो जहां जहां बीजेपी प्रभाव में है, लोकसभा में उसकी सीटें जहां ज्यादा है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन सारे राज्यों में जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, उन राज्यों में बीजेपी ने वोटों का ध्रुवीकरण कुछ ऐसे कर रखा है कि हिंदू और मुसलमान, कोई ओबीसी नहीं। और दूसरी बात, उन्होंने ये ओबीसी को बार बार, जैसे प्रधानमंत्री को ये कहने की क्या आवश्यकता है कि मैं ओबीसी हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री ओबीसी कहते हैं अपने आप। जब आप अपने आप को ओबीसी कहते हैं तो बताइए कि आपने देश के आम आदमी की भलाई के लिए क्या किया और ओबीसी की भलाई के लिए क्या किया। ये तो एक तरीका है। दूसरी बात यह कि बीजेपी के झंडे के नीचे बहुत सारी पार्टियां जो दलितों की बात करती है, पिछड़ों की बात करती है, आदिवासियों की बात करती है, उन्हें एक मंच के नीचे लाया जा रहा है। अब आप देखिए किस तरह जो केंद्र में मंत्री हैं, दलित मंत्री हैं, मुंबई के ही हैं, उनको ये दायित्व दिया गया है कि वो सारे पिछड़ों को एक मंच पे लाएं, एक जाजम पे लाएं, और उसका नेता हो माननीय हमारे प्रमुख। और सरसंघ चालक जो हैं वो घोषित रूप से इस देश की सरकार में जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत है नहीं। तो ये सारी नीतियां अब आजकल संविधान की बात की जाती है, हमने संघीय व्यवस्था अपना रखी है, लेकिन बीजेपी का संघीय जो है उसका मुख्यालय नागपुर में है। तो बीजेपी की जो संघीय व्यवस्था है उसके तहत उन्हें वहीं पे ध्यान देना है और वोटों का ध्रुवीकरण करना है, और ये देखना है कि कैसे भी करके हम सत्ता में बने रहें।
लेकिन जो आप कह रहे हैं कि अब बीजेपी के गले की फांस बन गया आरक्षण, इसलिए कि उत्तर प्रदेश में मांग तगड़ी उठ रही है, बिहार में हो रही है, राजस्थान में हो रही है। और खास बात यह है कि एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस के नेता इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि हम जहां जहां सत्ता में आएंगे वहां जातिगत जनगणना करेंगे। इस जातिगत जनगणना के प्रभाव को कम करने के लिए आरएसएस ने हमारे इलाके में, मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, बहुत योजनाबद्ध तरीके से बरसों से काम किया। आदिवासी इलाकों में उन्होंने गायें दान की है, मुखिया को कि साहब गाय हमारी माता है, इसकी पूजा करिए, दूध भी देगी, इसका गोबर काम आएगा। फिर उन्होंने ताबीज बांटे हैं हनुमान जी के, गांव गांव में हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित की और कहा कि आप आदिवासी नहीं हैं, आप हिंदू हैं। और ये बात उनके मन में घर करने की, बनाने की कोशिश की है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है और आदिवासी जो हैं वो हिंदू हैं, और हिंदू सब एक है, हिंदुओं में कोई मतभेद नहीं है, इस बात को स्थापित कर रहे हैं। तो आंबेडकर की विचारधारा, भारत की विचारधारा, संविधान, ये सब चीजें पीछे करने जा रहे हैं। और धीरे धीरे आप देखिए कि जिस तरह भूमिका बनाई जा रही है संविधान में परिवर्तन करने की या खत्म करने की कहूंगा, जो कोशिश की जा रही, वो एक धीरे से, जैसे आप सोचिए कि आज से 20 साल पहले, मुझे याद है 20-25 साल पहले जब मैं युवा था या बच्चा था, नाथूराम गोडसे का नाम लेना भी कोई पसंद नहीं करता। अगर किसी ने नाथूराम गोडसे का नाम ले लिया तो लोग उस पर नाराज हो जाते थे, मारपीट की नौबत आती। लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने नाथूराम गोडसे को स्थापित कर दिया। इसी तरह धीरे धीरे करके वे ये बात स्थापित करने जा रहे हैं कि संविधान जो है हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता। और प्रधानमंत्री के सहयोगी ने तो लिखे दिया कि आमतौर पर दुनिया में संविधान की उम्र 17 साल होती है, हमने 70 साल से अधिक उसको, संविधान को सहन कर लिया शब्द उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन उसका मायने तो यही था कि हम संविधान को झेल रहे हैं। तो जो संविधान की बात करेगा, जो पिछड़ों की बात करेगा, वो नहीं करना चाहते। और जैसे अभी मुझसे पहले कह चुके हैं रतनलाल जी कि जो पुरानी मनुस्मृति है, वर्ण व्यवस्था है, वही लागू रहे। और वर्ण व्यवस्था लागू इसलिए करना चाहते हैं कि वर्ण व्यवस्था इन लोगों के हित में है, कुछ उद्योगपतियों के हित में है, जो सरकार का पूरा चुनाव में खर्च उठाते हैं और सरकार को आगे लाते हैं। फिलहाल इतना ही, धनंजय।